वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि भारत की सरकार ने कल शाम को निर्णय लेते हुए 59 चाइनीज एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाया है। और ये चाइनीज एप्लीकेशन वो थी जो बहुत लंबे समय से विवादों के घेरे में थी, जिससे भारत को केवल जासूसी नहीं हो रही थी, भारत का केवल आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा था, भारत के युवाओं की मानसिक गुलामी हो रही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने वर्षों तक राज किया है, उसको अफीम में फंसाकर, अफीम का युद्ध करके। जैसे अफीम का युद्ध चीन करता था, चीन के साथ हुआ, वैसा ही अफीमची चीन भारत के युवाओं को बना रहा था। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लगभग 2 महीने पहले, उसमें डिटेल में इस बात की चर्चा की थी कि इंग्लैंड ने कैसे चीन के ऊपर आक्रमण किया था। 1842 से लेकर 1856 तक 2 से 3 बार उसने आक्रमण किया, जबरदस्ती चाइना को अफीम खिलाई, चाइना के बच्चों से लेकर चाइना के सभी लोगों को अफीमची बनाया और अफीमची बनाकर उनको गुलाम बनाकर हांगकांग के ऊपर कब्जा किया। चाइना से चांदी के रूप में, चाय के रूप में चाइना को वर्षों तक लूटता रहा। तो जैसा चाइना के साथ हुआ वैसा चाइना पूरी दुनिया के साथ कर रहा था। और दुनिया की हम बात करें तो दुनिया में भारत जो हमारा देश है, इस भारत के साथ भी चाइना अपने सॉफ्टवेयर की, अपने एप्लीकेशन की मदद से मानसिक गुलाम बना रहा था। पूरे भारत में कचरा फैलाया हुआ था और हम सब के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है। देखिए, अभी कल एक सर्वे करवाया गया, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड, उसने एक सर्वे करवाया, टेलीफोनिकली सर्वे था। उस सर्वे में उसने बहुत से लोगों से पूछा कि बताइए टिकटॉक ऐप है, ये चाइनीज ऐप है या नहीं है। मैं आपको अभी 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। तो वो जो सर्वे करा हुआ है, उस सर्वे में से लगभग 20 से 25% लोगों ने तो ये कहा, आधे लोगों ने ये कहा कि हमें नहीं पता कि ये टिकटॉक किस देश का ब्रांड है। ओप्पो के बारे में जब उनसे पूछा गया तो ओप्पो के बारे में एक बड़ी संख्या सर्वे वालों में से वो थी जिन्होंने कहा कि हमें नहीं पता ओप्पो कहां का ब्रांड है। कुछ लोगों ने कहा कि ये ओप्पो ब्रांड यूके का है, यानी कि इंग्लैंड का है, ये कहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप और हम जो थोड़े से देशभक्त हैं, थोड़े से जागरूक हैं, वो इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को पहचानते हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे नौजवानों की है, ऐसे लोगों की है जिनको पता नहीं है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, जिनको कोई जन जागरूकता नहीं है कि इन एप्लीकेशन से कितना नुकसान होता है। अकेली टिकटॉक के कारण, टिकटॉक के सबसे अधिक यूजर भारत के अंदर है, अकेले टिकटॉक के कारण भारत में ये सर्वे करवाया गया था और ये डाटा एनालिसिस करके ये डाटा निकल के आया था कि भारत के अंदर टिकटॉक के लगभग 60 करोड़ यूजर हैं। टिकटॉक और उसकी अलाइड जो टिकटॉक की जो मदर कंपनी है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उनके यूजर 52 मिनट औसतन टिकटॉक के ऊपर बिताता है। तो 60 करोड़ और 52 मिनट को अगर हम गुणा करते हैं तो ये बनता है 50 करोड़ घंटे। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट से कितनी कमाई करती है, टिकटॉक जासूसी करके कितनी चोरी करती है, उसको एक तरफ रख दीजिए। आप यदि बात करें कि ये टिकटॉक 50,000 घंटों का जो नुकसान करता है, ये 50,000 घंटों की कीमत यदि आप कैलकुलेट करेंगे, यदि आप 50,000 घंटों की कीमत 400 रुपए पर कैलकुलेट करें, 200 रुपए पर करें कि ये 50,000 घंटों में जो व्यक्ति एक टिकटॉक चलाता था, वो टिकटॉक चलाने की जगह सूत काटता, वो कोई पेंटिंग करता, वो कोई ऐसा काम करता जो लेबर करता है, तो उसकी भी यदि कॉस्टिंग आप निकालेंगे तो 20 लाख करोड़ रुपए हर साल की ये कॉस्टिंग बैठती है। टिकटॉक से कितना नुकसान होता था आप अंदाजा लगा लीजिए। मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट को एक साइड रखा, उसके प्रॉफिट को एक साइड रखा। मैं अगर सीधे सीधे जो काम का नुकसान होता था उसकी मैं बात करूं तो केवल टिकटॉक के कारण काम के नुकसान की बात की जाए तो टिकटॉक के कारण 50,000 घंटों का जो नुकसान होता था, उससे अगर उसको कैलकुलेशन किया जाए, उसको यदि अनस्किल्ड वर्कर के वेजेस से अगर हम जोड़ें कि उसकी मजदूरी कितनी होगी और उससे कितना नुकसान है, तो देश को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इन चाइनीज एप्लीकेशन के कारण नुकसान था। और इन 20 लाख करोड़ रुपए को अगर हम सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो अपने देश के अंदर, भारत के अंदर 6,38,365 गांव हैं। अगर हम इसको गुणा भाग करते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि हर गांव को हर साल 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था इसकी लेबर के कारण। इसके अलावा इस टिकटॉक के कारण कितने बच्चे सुसाइड करते थे, कितने अपराध करते थे, कितने निकम्मे और नकारा बनते थे।
बहुत से लोग, अभी फेसबुक ट्विटर के ऊपर बहस चली हुई है, जो वामपंथी मानसिकता के लोग हैं वो कहते हैं कि ये एप्लीकेशन तो बहुत काम आती थी, इसमें कोई तो डिक्शनरी की एप्लीकेशन थी, इसमें एक एप्लीकेशन तो ऐसी थी जो एजुकेशन देने का काम करती थी, इससे तो सीखते थे। वो कैम स्कैनर के बारे में कहते हैं कि कैम स्कैनर का प्रयोग करके तो बच्चे फोटोकॉपी को, अपनी कॉपी की पिक को एक दूसरे से शेयर करके वो एजुकेशन को बढ़ाते थे। तो लोग ऐसे बेतुके तर्क दे रहे हैं कि इनसे तो एजुकेशन होती थी। तो ऐसे लोगों के तर्क के लिए आप समझ लीजिए, कोई भी आज तक टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर, लाइकी के ऊपर, हेलो के ऊपर भद्दा एंटरटेनमेंट करके कोई भी व्यक्ति, यदि हम बात करें पबजी का गेम खेलकर कोई व्यक्ति ना तो कैप्टन विक्रम बत्रा बना है, ना कैप्टन होशियार सिंह बना है, ना कैप्टन जसवंत सिंह बना है, ना कोई सैनिक बना है, ना कोई गामा पहलवान बना है, ना कोई दारा सिंह बना है। आज तक टिकटॉक और पबजी का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बना है, बाबा रामदेव नहीं बना है, आचार्य बालकृष्ण नहीं बना है, सचिन तेंदुलकर नहीं बना है, मेजर ध्यानचंद नहीं बना है। तो टिकटॉक और पबजी से ना तो कोई खिलाड़ी बना है, ना कोई शिक्षाविद बना है, ना कोई बड़ा कोई निशानेबाज या कोई बहादुर बना है। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि इन एप्लीकेशन से तो लोगों का मनोरंजन होता था, या लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती थी, या लोगों को शिक्षा मिलती थी, एजुकेशन मिलती थी, वो खोखला तर्क है। अब दूसरा कुछ लोग तर्क क्या दे रहे हैं कि जी इन एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगा दिया तो बैन लगाने से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो 59 एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाया है, इन 59 एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो 59 एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाने में कितने लोग बेरोजगार होंगे। ये जो टिकटॉक कंपनी है ना, ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की जो मदर कंपनी है, जिस ब्रांड का ये टिकटॉक एप्लीकेशन है, उसके टर्नओवर की बात करूं तो वो ब्रांड 56,000 करोड़ रुपए का है। 56,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, और 56,000 करोड़ रुपए की कंपनी में 40,000 करोड़ रुपए केवल भारत से वो कमाती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस कदर वो लूटती हैं। केवल आर्थिक शोषण नहीं करती, टिकटॉक के माध्यम से एक बार, अभी 1 साल पहले की बात है, इसी हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि टिकटॉक के कारण लोगों के अंदर पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, लोगों के अंदर अश्लीलता बढ़ रही है, नौजवान लड़के लड़कियां टिकटॉक के माध्यम से एसिड अटैक को, पोर्नोग्राफी को, हिंसा को, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया था। वो जब बैन लगा था तो टिकटॉक ने बयान जारी करके कहा था कि मेरा एक दिन के बैन लगने में 33 करोड़ रुपए का नुकसान है। अब इसको दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि 59 एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाया है। यदि एक टिकटॉक का एक दिन का 33 करोड़ रुपए का नुकसान है, तो वो 33 करोड़ का नुकसान जो उस कंपनी को हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो भारतीय सेना को उतना फायदा है। अगर चीन को रोज केवल एक टिकटॉक के ऊपर बैन लगाने से 33 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि डोकलाम में यदि कोई सड़क बनती है, गौलान घाटी में यदि वो कोई पेनोंग लेक के पास हेलीपैड बनाता है, तो उस हेलीपैड में लगने वाली ईंट इन एप्लीकेशन के पैसे से जा रही है। हमारे सैनिकों के ऊपर जो वो लाठी के ऊपर कील लगाकर वार करता है, उस लाठी का पैसा, उस गोली का पैसा, उस मिसाइल का पैसा हम इन कंपनियों के माध्यम से दे रहे थे। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसके ऊपर बैन लगाया गया। टिकटॉक है क्या? एक बेतुके, एक निठल्ले व्यक्ति ने, जब उसको चीन में कुछ काम नहीं था तो उसने चलते चलते ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए पहले तो कई सारी एप्लीकेशन बनाई। जब वो सारी फेल हो गई तो एक एप्लीकेशन बनाई। उस एप्लीकेशन में उसने क्या किया कि तरह तरह का म्यूजिक फिल कर दिया, छोटे छोटे गाने फिल कर दिए, और क्या कहा कि म्यूजिक बैकग्राउंड में बनेगा, आपको केवल होठ हिलाने हैं। अब ये एप्लीकेशन उसने चलाई। ये एप्लीकेशन चली तो दुनिया में पागल लोगों की कमी नहीं है, पागल और निठल्ले लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया। और भारत के अंदर तो उन्होंने जब देखा कि भारत के अंदर खूब चल सकती है, तो भारत की मार्केट को खूब टारगेट किया गया, और टारगेट करके भारत में करोड़ों लोगों के मोबाइल में ये इंस्टॉल करवा दी। भारत के अंदर करोड़ों लोग इस टिकटॉक को लगाकर, जो अच्छे भले युवा हैं, वो काजल लगाकर वीडियो बनाते हैं, पत्ते लपेट कर वीडियो बनाते हैं, कीचड़ में लौट कर वीडियो बनाते हैं, गोबर लपेट कर वीडियो बनाते हैं। मतलब कि टिकटॉक के वीडियो के लाइक प्राप्त करने के लिए, टिकटॉक के ऊपर फेमस होने के लिए कोई व्यक्ति कितना भी नीचे गिर सकता है। महिलाओं के ऊपर, युवतियों के मन में एक वहम पैदा कर दिया, एक एडिक्शन डाल दिया। जैसे नशे का एडिक्शन होता है, ड्रग का एडिक्शन होता है, ऐसा ही एडिक्शन ये टिकटॉक ने किया। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कितने लोग बेरोजगार होंगे। आज जो टिकटॉक 56,000 करोड़ रुपए की कंपनी है भारत में, जिसका एक बड़ा कारोबार है,
उसके अंदर यदि आप कर्मचारियों की बात करें तो केवल 250 कर्मचारी हैं। 250 कर्मचारियों से मिलकर वो 50-60 हजार लोगों के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई नया मोबाइल आया तो उसकी कंपेटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, कुछ नए फीचर्स डालने पड़ते हैं, कुछ वो जो अपनी मैनेजमेंट करते हैं। कि टिकटॉक के ऊपर अभी आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि एक भारत के अंदर कोई एक छोटी सी घटना हुई तो उस छोटी सी घटना के ऊपर पूरे भारत में दंगे भड़काने हैं, तो टिकटॉक के ऊपर वो ऐसी प्लानिंग भी कर सकते हैं कि टिकटॉक के ऊपर जो 50 करोड़ लोग हैं वो जैसे ही मोबाइल खोलेंगे उसमें से मान लीजिए कुछ लोग एक धर्म के हैं, कुछ दूसरे धर्म के हैं, कुछ एक जाति के हैं, कुछ दूसरे जाति के हैं, तो वो ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानते हैं कि एक विशेष समुदाय को वो विशेष वीडियो दिखाई देंगे जिससे वो भड़क जाएं। तो ये टिकटॉक की एप्लीकेशन केवल 40,000 करोड़ रुपए नुकसान करती थी, वो नहीं है, वो नुकसान नहीं हो रहा था। केवल वो हमारी जासूसी करती थी, वो नुकसान तो था ही। इसके साथ साथ जो हमारे करोड़ों घंटे नष्ट होते थे वो भी नुकसान था। लेकिन यदि ये एप्लीकेशन भारत के अंदर चलती रहती तो सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि चाइना वहां बैठा हुआ, उसको बॉर्डर के ऊपर गोली चलाने की आवश्यकता नहीं, वहां बैठा बैठा वो हर अकाउंट्स की प्रोफाइलिंग करता है। देखिए, एप्पल के आईफोन को इस दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। कितना सुरक्षित माना जाता है आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका के अंदर एक आतंकवादी के पास एप्पल का फोन मिला, आतंकवादी गोलीबारी में मारा गया, उसका फोन अनलॉक हो गया। तो उस फोन को अनलॉक करने के लिए सरकार ने एप्पल की कंपनी को कहा कि आप इसको अनलॉक कर दीजिए, ये एक क्रिमिनल का, एक अपराधी का फोन है। तो एप्पल ने कहा कि जी हमने सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया हुआ है, हम किसी भी व्यक्ति का फोन अनलॉक नहीं कर सकते। अगर हमने ये कर दिया तो हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाएंगी, हमारे लोगों का भरोसा, जो एप्पल को सबसे सिक्योर फोन मानते हैं, वो भरोसा टूट जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये एप्पल का फोन, जिसको कंपनी बहुत सिक्योर मानती है, उस एप्पल के फोन से भी जासूसी करने का काम ये चाइनीज कंपनियां कर रही थी, ये टिकटॉक जैसी कंपनियां कर रही थी। मैं आपको सिलसिलेवार सब कुछ आगे दिखाने वाला हूं। तो 250 व्यक्ति केवल बेरोजगार हुए हैं और 250 व्यक्तियों के कारण 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का अपने देश का नुकसान होता था। उन 250 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको कहीं ना कहीं हम काम दिलवा देंगे, उनको कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग बता देंगे कि वो घर बैठे जितना टिकटॉक से उनको मिलता था उतना वो कमा सकते थे। अब टिकटॉक भारत के अंदर तो बिल्कुल खुली चलती है, भारत के अंदर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। यदि हम विदेशों में बात करें तो चाइना के अंदर खुद टिकटॉक नहीं चलती। टिकटॉक का जो दूसरा वर्जन चलता है उसमें 100 प्रकार की टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि चाइना के राष्ट्रीय खतरा उत्पन्न करने वाला आप कोई काम नहीं कर सकते, चाइना में इस समुदाय के ऊपर, उस समुदाय के ऊपर, मतलब 100 नियम टिकटॉक की कंपनी को वहां पर फॉलो करने पड़ते हैं कि इन कैटेगरी के ऊपर वो वीडियो नहीं बना सकते। तो जिस देश की कंपनी है, जहां कमाकर देती है, वहां पर वो अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे सकती, सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकती, झूठी चीजों के लिए, निकम्मेपन के लिए, निठल्लेपन के लिए बढ़ावा नहीं दे सकती। लेकिन भारत के अंदर वो कंपनी कोई कायदा कानून मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में मीडिया की एक वामपंथी लॉबी को वो फंडिंग करने का काम करते हैं। भारत के अंदर लोगों की एक एक व्यक्ति की प्रोफाइलिंग उन्होंने की हुई है और भारत के अंदर खुद ऐसे लोग हैं जो सरकार कोई अच्छा कदम उठाए तो उसके ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये कचरा साफ हुआ है, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मुझे ध्यान है लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि ये टिकटॉक इतनी खतरनाक है क्या। लॉकडाउन जब हुआ तो उस समय जब रिसर्च करनी शुरू की तो ये पता लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है और इसके नुकसान कितने हैं, ये तो देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो हमने पता लगा था। और उसके बाद मुझे ध्यान है मार्च के लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना भारत को अफीमची बनाना चाहता है। वो वीडियो कई बार मैंने फेसबुक के ऊपर अपलोड किया तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। लोगों को एक अलग एंगल से पता लगा कि इन एप्लीकेशन का नुकसान क्या है। उस वीडियो के बाद ट्विटर के ऊपर भी कई बार ट्रेंड चला, बहुत से दूसरे राष्ट्रवादी लोगों ने, संस्थाओं ने इसके ऊपर टारगेट बनाया। एक सांसद ने खुद संसद के अंदर ये आवाज उठाई, सांसद ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद अलग अलग सरकार ने जब एनालिसिस किया तो ये पाया कि ये टिकटॉक बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है। कितनी खतरनाक आप अंदाजा लगा लीजिए। अब ये जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूं, ये खबर आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये खबर 2010 की खबर है। ये 2010 की क्या खबर है? 7 अप्रैल 2010 की खबर है, आज की नहीं है।
ये खबर क्या, चीन के पास है भारत की पूरी कुंडली। अब ये खबर क्या कहती है, आज की नहीं है, 10 साल पुरानी है। अब चीन जो बॉर्डर के ऊपर मटरगश्ती कर रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, मुझे इसके अंदर कुछ और लैप्सेस नजर आते हैं। क्या हो सकता है, देखिए युद्ध भारत भी नहीं चाहता, युद्ध चीन भी नहीं चाहता, लेकिन जब हम दोनों की लड़ाई हो, किसी दो पार्टियों की लड़ाई है, किसी दो पक्ष की लड़ाई है, और एक पक्ष को दूसरे पक्ष की अंदरूनी बात पता है कि ये युद्ध नहीं चाहता और ये कभी युद्ध करेगा नहीं, तो दोनों की सीमाएं, दोनों की सेनाएं आमने सामने होंगी, तो भी भारी कौन सा रहेगा, जिसको अंदर की बातें पता होंगी। तो ये 10 साल पहले की रिपोर्ट है, और ये 10 साल पहले की रिपोर्ट क्या कहती है कि चीनी हैकर्स ने रक्षा मंत्रालय के, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वहां तक पहुंच बना ली है। वो क्या कहते हैं कि चीनी हैकर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री में टॉप सीक्रेट दस्तावेजों में सेंध लगा ली। देश की प्रमुख मिसाइलें, हथियार प्रणालियों के प्रभावित होने की आशंका। और देखिए जो हथियार और मिसाइल है ना, ये चलती हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम से चलती हैं। इसका कोई गुलेल की तरह ये नहीं कि पत्थर लगाना है और उसके बाद उसको खींचकर मारना है। तो यहां प्रणाली में आगे कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, कनाडाई और अमेरिकी शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर ने अपनी एक रिपोर्ट दी, शैडो इन द क्लाउड्स में दावा किया। उन्होंने कहा कि चीनी जासूसी ऑपरेशन शैडो नेटवर्क ने इस सेंधमारी से भारत की जो सैटेलाइट की प्रणाली है, भारत सरकार का व्यापार, शैक्षणिक और कंप्यूटर प्रणालियों को प्रभावित किया है, जिसमें, और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि केवल भारत को प्रभावित नहीं किया है, बेल्जियम को, सर्बिया को, जर्मनी को, इटली को, कुवैत को, इन देशों के अंदर भी भारत की जो एम्बेसीज थी, भारत के राजदूत थे, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे, उन सब के अंदर भी पहुंच बनाई है। और देखिए दलाई लामा जो भारत के अंदर रहते हैं, दलाई लामा टॉप सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन दलाई लामा को हानि पहुंचाने के लिए चाइना सदैव प्रयत्नशील रहता है। उनको पता है कि जब तक महामहिम दलाई लामा है, तिब्बत का मुद्दा उठा रहेगा, तिब्बत के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा चलती रहेगी, तो महामहिम दलाई लामा को अपने रास्ते से हटाने के लिए चाइना कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। तो महामहिम दलाई लामा जी के कंप्यूटर और उसके कार्यालय के अंदर भी उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है। तो ये 10 साल पहले की रिपोर्ट है। अब 10 साल पहले का कौन सा समय है, उस समय 4G नहीं होता था, लेकिन उस समय भी हैकिंग करके चाइना के पास सारा डाटा है। आज चीन की जो दादागिरी है, वो दादागिरी इसलिए नहीं है कि उसके पास तोप अच्छे हैं, उसके पास फाइटर प्लेन्स अच्छे हैं, उसके पास परमाणु बम है, वो सब हमारे पास भी है, लेकिन चीन की दादागिरी की जो बड़ी शक्ति है वो 2 चीजों में छुपी हुई है। पहली उसकी इकोनॉमिकल पावर, और दूसरा उसकी जासूसी का नेटवर्क। उसमें देखिए, हमने यदि कभी भी चाइना की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो चाइना ने हमारा बहुत डिटेल में प्रोफाइल बनाया हुआ है। कितना डिटेल में प्रोफाइल बनाया हुआ है आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कौन हैं, हमारी फैमिली में कौन कौन है, हमारी एज क्या है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी सैलरी कितनी है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी हॉबी क्या है। हम सुबह जब उठते हैं तो उठते ही हमारे घर वालों को, आपकी बेड के ऊपर आपकी पत्नी सो रही है, दूसरे कमरे में आपकी मां सो रही है, आपके बच्चे सो रहे हैं, तो उनको बाद में पता लगता है, पहले चाइना को पता लगता है, क्योंकि उठते ही जैसे ही आपने मोबाइल को उठाया, उनको आपकी एक्टिविटी का पता लग जाता है कि आप जाग गए हैं, आप कितने कदम चले, आपका ऑफिस कहां पर है, आपका घर कहां पर है। ये एप्लीकेशन टिकटॉक से लेकर, लाइकी से लेकर, कैम स्कैनर से लेकर, वीमेट से लेकर, ये सारी एप्लीकेशन जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको समझ नहीं आता, वो आप एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, वो आपसे परमिशन ले लेती है। आपके कैमरे की परमिशन उनके पास होती है, आपके माइक की परमिशन उनके पास होती है, आप एक एक स्टेप चलते हैं तो वो सारी जानकारी उनके पास होती है। तो ये सारी जानकारियां चीन के पास चली जाती हैं इन एप्लीकेशन के माध्यम से। आप अंदाजा लगा लीजिए, यदि वो एप्पल के आईफोन के अंदर भी जासूसी कर सकते हैं, जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, मतलब अमेरिका के अंदर एक आतंकवादी के एप्पल के आईफोन को एप्पल की कंपनी मना कर देती है कि हम नहीं खोलेंगे। जब सरकार ने कहा ना कि एक फोन की तो बात है, उसने कहा कि पूरी दुनिया में हमारा संदेश गलत जाएगा। हम ये कहते थे कि एप्पल का आईफोन सबसे सुरक्षित है, और अगर हमने एक का भी खोल दिया तो कंपनी का भरोसा टूट जाएगा। ये चाइनीज कंपनियां इतनी खतरनाक हैं, अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उन्होंने उस एप्पल के आईफोन के अंदर भी सेंधमारी करके जो एप्लीकेशन वहां पर अपलोड की थी, उनके अंदर भी अपने जासूसी के किट फिट कर दिए।
अब टिकटॉक ने बयान दिया है कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब ये कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना के अंदर कोई अपील कोई दलील नहीं है, लेकिन भारत में है। तो आपको हमें जागरूक बनना पड़ेगा। सरकार ने एक कदम उठा लिया, अब दूसरा कदम आपको और हमें उठाना है। वो कदम क्या है? सबसे पहले हम इनके नुकसान को पहचानें। हमें देश को उस अंधेरे में नहीं रखना। जैसा कल मैंने कहा ना कि कल के एक सर्वे में एक कंपनी ने, ह्यूमन ब्रांड ने जब सर्वे किया तो आधे लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है टिकटॉक किस देश की कंपनी है। उस देश की कंपनी है तो ये कैसे कमाती है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ओप्पो किस देश की कंपनी है। और अभी तो इन कंपनियों ने मास्किंग करनी शुरू कर दी। मास्किंग क्या करनी शुरू कर दी? इन कंपनियों ने अपने भारत के किसी मार्केटिंग के हेड से बयान दिलवाया है कि जी हम तो इंडिया की कंपनी है। फिर ये अपने बोर्ड के ऊपर लिखवाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अपने हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिए। जैसे चाइना में किसी का हेड ऑफिस है तो उसने क्या कहा कि अब भारत के अंदर विरोध बहुत हो गया तो हम अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर लेते हैं। कहां पर शिफ्ट कर लेते हैं? हांगकांग में शिफ्ट कर लेते हैं। कहां पर शिफ्ट कर लेते हैं? मकाऊ में शिफ्ट कर लेते हैं, मलेशिया में शिफ्ट कर लेते हैं, सिंगापुर में शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि दिखने के लिए कि वो कंपनी रजिस्टर्ड कहां की है वो उस देश की दिखाई दे। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और, अभी चाइना के अंदर देखिए जितनी भी कंपनियां चीन की हैं, कंपनी चीन में रजिस्टर्ड है, चीन के स्टॉक मार्केट में है, या उनके अकाउंट चीन में है, या पहले कभी रहे हैं, उन कंपनियों के लिए चीन की ओर से एक शर्त रहती है कि वो कंपनी अपना सारा डाटा चीन के साथ शेयर करेंगी, सारा डाटा। और वो कंपनियां कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कुछ कंपनियों ने भारत की कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे बिग बास्केट के अंदर, बायजूस के अंदर, डिलीवरी के अंदर, ड्रीम 11 के अंदर, हाइक के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर, मेक माई ट्रिप के अंदर, ओला के अंदर, ओयो के अंदर, पेटीएम के अंदर, पॉलिसी बाजार के अंदर, रिविगो के अंदर, क्विकर के अंदर, स्नैपडील के अंदर, जोमेटो के अंदर, उड़ान के अंदर, डेली हर्ट के अंदर, इन सब के अंदर चाइना की यदि कोई कंपनी कुछ इन्वेस्ट करती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस कंपनी के एक्सेस में है, जो उस कंपनी के पास है, वो उसको चीनी सरकार के साथ शेयर करनी ही पड़ेगी। ये चाइना के अंदर चाइना की सरकार और कंपनियों के साथ ही एक तरीके से का लिखित समझौता है कि सरकार के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मना नहीं कर सकती। भारत के अंदर तो कोई भी कुछ भी कह देता है। तो ये 59 एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। कौन कौन सी है? टिकटॉक है, शेयर इट है, केवाई है, यूसी ब्राउजर है, बायडू मैप है, फिर क्लैश ऑफ किंग है, डीयू बैटरी सेवर है, हेलो है, लाइकी है, यूकैम मेकअप है, एमआई कम्युनिटी है, वाइबो है, क्यूक्यू माल है, क्यूसी न्यूज है, वीचैट है, ब्यूटी प्लस है। अब ये एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? इन एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन नहीं हो तो उसके बिना काम चल सकता है और अच्छा चल सकता है। यदि किसी के पास टिकटॉक नहीं होगी तो उसका टाइम बचेगा, किसी के पास ब्यूटी प्लस का कैमरा नहीं है तो भी उसका टाइम बचेगा, किसी के पास एक्स जेंडर नहीं है, वीमैट नहीं है, वाइबो नहीं है। इन सब के ना होने से फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो एक कंपनी है ना हेलो, ये हेलो के एप्लीकेशन का एक मार्केटिंग का मैनेजर मेरे खूब पीछे पड़ा। उसने कहा कि किसी भी तरीके से पतंजलि का अकाउंट बनवा दो। मैंने कहा कि पतंजलि का अकाउंट बनवा दिया तो आप क्या बेनिफिट देंगे आप हमें? तो उसने कहा कि आप यदि अकाउंट बनवाते हैं तो आपके सारे अकाउंट्स को हम वेरीफाई कर देंगे। फिर मैंने कहा और क्या करेंगे? तो वो एक घी का वीडियो आया था, फर्जी घी का वीडियो, वो इस हेलो एप्लीकेशन के ऊपर आया था। और हेलो एप्लीकेशन ने हो सकता है उसको प्रमोट भी किया हो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो वीडियो हेलो के ऊपर आया था। तो उनका फोन आया कि आप हेलो के ऊपर इसका रिप्लाई दीजिए। फिर हमने कहा कि मैं रिप्लाई दूंगा, तो वो रिप्लाई तो सब तक पहुंचेगा नहीं। तो उसने कहा कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर देंगे कि आपकी पोस्ट को हम ऐसा बूस्ट करेंगे कि जिसने वो वीडियो देखा होगा उस वीडियो तक ये बातें पहुंच जाएंगी। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहता। फिर मैंने उससे पूछना चाहा कि आपकी जो हेलो ऐप है ये कहां की है? तो उसने बात को गोलमोल कर दिया। उसने कहा कि हेलो ऐप का जो ओनर है वो भारत का है। फिर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट किस किस की है? तो उसने कहा जी इन्वेस्टमेंट तो पूरी दुनिया से आती है। तो मैं उसके बाद ही समझ गया था कि इसका मतलब इसमें चाइनीज कनेक्शन है। हमें अकाउंट नहीं बनाना था, नहीं बनाया, लेकिन हमें पता लगता है कि उसने 100-125 व्यक्ति केवल इसी काम के लिए रखे हुए थे। और उस व्यक्ति ने कैसे वो मेरे पीछे पड़ा, मैं उसका फोन नहीं उठाता था तो मैसेज आता था, फिर मैं उसको कहता था कि कल तक बताता हूं, मैं जरा सोचता हूं, तो फिर वो कहता था कि कल शाम होने से पहले 10 बार फिर उसका फोन आ जाता था। मतलब एग्रेसिव मार्केटिंग करते हुए वो चाहते थे कि जितने लोग हैं उनके अकाउंट बन जाए। फिर मैंने पूछा कि किस किस के बन गए? तो उसने कई योग गुरुओं के नाम बताए साउथ में जिनके आश्रम हैं, जिनको आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा जी वो गुरुजी आ गए,
वो फलाना गुरुजी आ गए, वो फलाना भी आ गए, उसका भी अकाउंट है, उसका भी अकाउंट है, आप पूज्य स्वामी जी का अकाउंट भी बना लीजिए, क्योंकि हमारी पहुंच B2 और 3 टायर सिटी के अंदर है। हमारी जो मध्यम और जो दूसरे जो थोड़े से जो दूर दराज के जिले हैं ना, जो कम डेवलप जिले हैं, ऐसे छोटे जिलों तक हमारी पहुंच ग्रामीण एरिया में ज्यादा है। इसकी टिकटॉक की पहुंच तो ग्रामीण एरिया में कम है, हमारी ज्यादा है। वीचैट कम है वहां पर, व्हाट्सएप कम है, तो हमारी पहुंच ज्यादा है। हम आपको पूरा प्लेटफॉर्म देंगे, आपको बूस्ट करेंगे। मैंने कहा बूस्ट कैसे करोगे? उसने कहा जी हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी कि हम जिस टॉपिक को चाहें, जिस पोस्ट को चाहें, जिस व्यक्ति को चाहें, उसको बार बार दिखा सकते हैं। सब लोगों को वही दिखाई देगा कि पूरे हमारे एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर में ये हो रहा है। तो ये ऐसा करती हैं। तो ये 59 एप्लीकेशन की लिस्ट है। आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप अभी आज या कल तक, कल रात को ऑर्डर जारी हुआ है, 24 घंटे में ये गूगल और एप्पल के पास पहुंच जाएगा। गूगल इसको ऐप स्टोर से ब्लॉक कर देगा और एप्पल भी इसको ब्लॉक कर देगा, तो ये ऐप स्टोर के ऊपर दिखाई नहीं देंगी और ये डाउनलोड भी नहीं होंगी। ये एप्लीकेशन कितनी खतरनाक है, अपने भारत के अंदर लव जिहाद करने का काम ये एप्लीकेशन करती हैं। अब देखिए, अकेले टिकटॉक के अंदर 4.5 करोड़ लोग तो इस साल जुड़े थे और टॉप 100 की ऐप में, टॉप 100 ऐप्स में 2017 में ये 78वें नंबर पर थी, 2018 में पहले नंबर पर आ गई। ये टिकटॉक की बदमाशी है। अब ये देखिए, दूसरी एक खबर है। देखिए, जब तक हम स्वदेशी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम मजबूत नहीं होंगे, हम लड़ नहीं सकते। चाइना दुश्मन है, चाइना से थोड़ा कम बड़ा दुश्मन अमेरिका है। अमेरिका आज यदि दोस्ती की बात करता है तो इसलिए नहीं करता कि वो कोई संत है, कोई महात्मा है, उसको हमारे से प्रेम है। वो हमसे दोस्ती की बात करता है तो इसीलिए करता है कि हम उसके दुश्मन के दुश्मन हैं, तो उसको थोड़ा सा नजदीक नजर आते हैं।